हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धेश्वर फैंटास्टिक क्विज में फिर से एक बार। लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते वक्त हम लोगों ने देखा था दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट मैंने बता दिया था। एग्जैक्टली उसको अपने रिवाइज करने के बाद ही यहां पर कंटिन्यू करना है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि वो कौन सी रेडियाई हैं जहां पर रेडियस है, जहां पर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम सकता है। मतलब पहला ऑर्बिट कौन से रेडियस पे होना चाहिए, दूसरा ऑर्बिट कौन से रेडियस पे होना चाहिए, एंड इवेंचुअल आगे वाले ऑर्बिट्स कौन से रेडियस पे होने चाहिए। ये बोहर के एटॉमिक मॉडल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो लेट अस मूव अहेड। सो नेक्स्ट पार्ट रहेगा दैट विल बी रेडियस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोहर ने क्या बताया था कि कहां पर कितनी होनी चाहिए हर ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, चलो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहली बात ना बेटा, आप नील्स बोहर का ना इमोशन समझे, नील्स बोहर की अंडरस्टैंडिंग समझे कि उसने जो बड़े बड़े डेरिवेशंस किए थे उसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, उसका माइंडसेट क्या था। उसका माइंडसेट सिर्फ इतना था कि एक ऐसा फॉर्मूला मैं बना दूं जिसमें वेरिएबल सिर्फ नंबर रहे, ओनली नंबर शुड बी वेरिएबल, बाकी सब जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जिससे फायदा ये होगा कि आप सिर्फ नंबर पुटअप करो और आपको आंसर मिल जाए। पहले ऑर्बिट के लिए चाहिए तो n की वैल्यू 1 पुटअप करो, चौथे ऑर्बिट के लिए चाहिए तो n की वैल्यू 4 पुटअप करो, और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं लगना चाहिए। बस इसी मंशा से उन्होंने एक प्रॉपर डेरिवेशंस किए थे। तो एग्जैक्टली वो डेरिवेशंस कैसे किए थे, क्या किए थे, इसके बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो चारों ऑर्बिट्स तीनों पोस्टुलेट जो है वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। तो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहला पोस्टुलेट जो है वो ये बोलता है दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये बोलता है दैट एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू NH/2π। और फिर हम आगे बढ़े थे और अब हम आगे जा रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है दैट देयर आर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। तो पहले पोस्टुलेट का क्या इक्वेशन है बेटा, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है that mv²/r is equals to 1/4πε0 e² डिवाइडेड बाय r²। तो यह है आपका पहला पोस्टुलेट। ठीक है, और सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है बेटा, सेकंड पोस्टुलेट ये बोलता है दैट एंगुलर मोमेंटम mvr शुड बी इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाय 2π। सही है, तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई थी। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन्हीं दो पोस्टुलेट्स का यूज करना है, बस इसी का यूज करना है और आपको रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट मिलना चाहिए। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक सवाल आता है, मैं बताता हूं क्या आता है। सर रेडियस चाहिए ना, तो ले लीजिए r इक्वल्स टू NH डिवाइड बाय 2π mv और r मिल जाएगा आपको रेडियस। या फिर सर ऐसा भी कर सकते हैं आप, यहां से एक r काट दीजिए, यहां से एक r काट दीजिए और बचा हुआ एक r आपको मिल जाएगा और आपको फॉर्मूला तो मिल जाएगा रेडियस का। तो क्या प्रॉब्लम है, इनको क्यों नहीं लेंगे हम, क्योंकि बेटा मैंने बताया था ना आपको कि बोर के इमोशंस को समझो। बोहर का इमोशन ये था कि अगर आपको r फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल सिर्फ नंबर होना चाहिए। इन इक्वेशंस में एक दिक्कत ही आ जाएगी, अगर आप r इक्वल्स टू NH डिवाइड बाय 2π mv लिख भी देते हो तो भी अगर किसी ने ये पूछा कि भाई सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या है, तो पहले आपको सेकंड बोहर ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अलग अलग होती है ऑर्बिट्स की, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि रेडियस चाहिए तो वेलोसिटी निकालो और वेलोसिटी चाहिए तो रेडियस फाइंड आउट करो। ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस जाओगे आप, है ना। दुविधा में फंसना नहीं है, इसीलिए बोहर ने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था। एग्जैक्टली वो डेरिवेशन क्या था, तो मुझे बताओ यहां पर आपके रास्ते का रोड़ा कौन बन रहा है, कौन अटका रहा है आपको, कौन फाइंड आउट करने से आपको रोक रहा है रेडियस, और वो है वेलोसिटी। क्योंकि आपको वेलोसिटी ही पता नहीं है तो आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट है। बस हम ऐसा कुछ करेंगे कि इस वेलोसिटी को ही हटा देंगे, और कैसे हटाएंगे वेलोसिटी को गौर से देखते हैं। ठीक है, चलिए सो सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बनेगा इक्वेशन, इट इज mv²/r इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 e² डिवाइडेड बाय r², इजंट इट। तो यहां से हमें मिलेगा देयरफॉर हम v² लेंगे यहां से, सो इट इज v² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 e² डिवाइडेड बाय r² वैसे ही रहेगा बेटा। और आपको v² चाहिए तो आप क्या करोगे, r एक उधर भेजोगे और m यहां पर भेज दोगे, तो एक r यहां पर आ जाएगा और एक m यहां पर आ जाएगा। सही है, अब आपका क्या हो जाएगा, ये r और इस एक r का हम वध कर देंगे, हम मार देंगे उसको। ठीक है, तो बचेगा क्या, देयरफॉर इट इज v² इज इक्वल्स टू 1/4πε0, यहां पर e² है, यहां पर एक r है, यहां पर m है, सो e² डिवाइडेड बाय 4πε0 r इंटू m। एक ही का वध हुआ है, दूसरा अभी भी जिंदा है। ठीक है ना, हाँ
सो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो पहले पोस्टुलेट से हमने v² फाइंड आउट कर लिया, अब हम जाते हैं दूसरे पोस्टुलेट की तरफ, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड बोहर पोस्टुलेट, ठीक है। सो सेकेंड बोहर का जो पोस्टुलेट है, बोहर का सेकेंड पोस्टुलेट है, व्हाटएवर इट मे बी, तो इसका जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी mvr इज इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाय 2π, सही है। तो यहां से फिर से एक v फाइंड आउट करेंगे हम लोग। सो v कितना आएगा यहां से, सो इट विल बी v इक्वल्स टू nh डिवाइडेड बाय 2π, और m और r यहां पर आ जाएगा mr, इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है बेटा, इसको क्या देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप बोलोगे सर इसको 1 दिया है, इसको आप 2 दे रहे हो, बट यहां पर v² और यहां पर v है, तो सबर करो, स्क्वायर भी करेंगे। स्क्वायरिंग अबव इक्वेशन, तो जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, v का हो जाएगा v², nh का हो जाएगा n² h² डिवाइडेड बाय 2π mr का हो जाएगा 4π² m² r², सही है। और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, माय मिस्टेक, इट विल बी 3। तो बहुत ही आसान है, जो रास्ते का रोड़ा था वो था v² यहां पर भी है, v² यहां पर भी है, तो आप इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 3 का RHS आप इक्वेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेटिंग RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3। अगर आप RHS इक्वेट करते हो बेटा तो क्या हो जाएगा, RHS इक्वेट करने के बाद आपका यहां पर आ जाएगा इट इज e² डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन 0 rm, 4π एप्सिलॉन 0 rm इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा इट इज n² h² डिवाइडेड बाय 4π² m² r²। अब यहां पर होगा एक घमासान युद्ध, बहुत लोग कटेंगे अब यहां पर। अब कौन कौन कटेगा, गौर से ध्यान दो। सबसे पहली बात तो कटेगा यहां पर 4, और ये 4 कटेगा, यहां से एक पाई कटेगा, यहां से एक दूसरा पाई कटेगा, ठीक है। यहां से एक r कटेगा, यहां से एक r कटेगा, यहां से m कटेगा, यहां से एक m कटेगा, करेक्ट। घमासान युद्ध हुआ इनका। और अब युद्ध के बाद बचा क्या है, शेष क्या बचा है, इट इज e² डिवाइडेड बाय, सब कटा सिर्फ एप्सिलॉन 0 जीवित है, ठीक है। और यहां पर है n² h² और डिवाइडेड बाय पाई mr यहां पर शेष है। अब यहां से हम r को एक साइड में ले सकते हैं, तो अगर हम यहां से r को एक साइड में ले लें यहां पर LHS में, तो ये n² h² वैसे ही रहेगा, एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय e² डिवाइड हो जाएगा, सो इट इज पाई m e²। स्टूडेंट्स अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको पता चलेगा इट इज r इक्वल्स टू, इन सब में सिर्फ और सिर्फ n² जो है वही जो है वो वेरिएबल है, बाकी पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है दैट इज h² एप्सिलॉन 0 पाई m e², ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो आप, मैं यही बोल रहा था कि नील्स बोहर की मंशा समझो, उसका इंटेंशन समझो। उसका इंटेंशन यही था कि जब भी कोई इक्वेशन बने सिर्फ n दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट शुड बी वेरिएबल, ऑल अदर थिंग्स शुड बी कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है h की वैल्यू, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर आप पुटअप करते हो, सबकी वैल्यू पुटअप करते हो, तो होगा क्या, h की वैल्यू इज 6.63 into 10⁻⁻34, एप्सिलॉन 0 इज 8.85 into 10⁻12, पाई की वैल्यू 3.142, m that is mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg and e is charge of electron that is 1.6 into 10⁻19 coulomb। तो ये सभी वैल्यूज को अगर आप ढंग से पुटअप करते हो तो ये आंसर आपको मिलता है, इट इज 0.053 नैनोमीटर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले ऑर्बिट, बोहर के पहले ऑर्बिट का रेडियस इतना ही था बिकॉज n की वैल्यू तो 1 थी, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1, एंड 1 into दिस इज 0.053 नैनोमीटर। अच्छा, अगर हम बोले दूसरे ऑर्बिट की क्या थी सर, तो 2 का स्क्वायर आएगा, इट मींस r दैट इज रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², है ना। और इसी से आप क्या पता कर सकते हो, इट इज देयरफॉर आप ये भी बोल सकते हो दैट r1 by r2 इज n1 by n2 द होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो होपफुली आपको पता चल गया कि एग्जैक्टली ये डेरिवेशन कैसे चलता है। ये डेरिवेशन की शुरुआत होती है बोहर के पहले पोस्टुलेट से, हम v² फाइंड आउट करते हैं, फिर बोहर का दूसरा पोस्टुलेट, फिर v² फाइंड आउट करते हैं। v² ही रास्ते का रोड़ा बन गया था, उसको ही हटा देंगे, इक्वेट करने के बाद में वो मिलेगा ही नहीं, तो यहां पर कहीं पर भी अब v है ही नहीं, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करा था वो है ही नहीं, फिर रेडियस का हमें ये प्यारा सा इक्वेशन मिल जाता है। भले ये बड़ा है
बट जनरली आपको इसकी वैल्यूज को बाय हार्ट करने की डायरेक्ट जरूरत है, सिर्फ ये वाली, क्योंकि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सो होपफुली आपको रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट समझ में आ गया होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला कंटेंट लेते हैं, एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बोर ऑर्बिट। कि सर ये तो पता चल गया कि ये अगर कोई ये बोर ऑर्बिट है, ठीक है, ये इसका अगर न्यूक्लियस है तो यहां पर कितनी रेडियस होगी ये तो पता चल गया, बट ये कितने वेलोसिटी से मूव करेगा ये भी तो पता करना है ना। सो इसके लिए छोटा सा ही डेरिवेशन है, उसके लिए आगे बढ़ेंगे और उसके लिए हमें हेल्प करेगा ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन ही आपको हेल्प करेगा। कैसे? v इक्वल्स टू NH डिवाइड बाई 2πmr। अब इसमें एक दिक्कत है, अगर आपको दूसरे ऑर्बिट का वेलोसिटी चाहिए तो सर दूसरे ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रेडियस का इक्वेशन यहां से पुटअप करेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है वो हम अगर यहां पर पुटअप कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। कैसे? पे अटेंशन, आगे ध्यान देंगे हम लोग। सो इट इज वेलोसिटी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट की, तो इक्वेशन क्या मिला था? फ्रॉम इक्वेशन 2 जो वहां पर था, इट वाज v इक्वल्स टू इट वाज NH डिवाइड बाय 2πmr। फिर से एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। सो इट वाज v इक्वल्स टू NH डिवाइड बाय 2πmr। तो सही है ये, ठीक है। सो इन दैट केस अब पुट इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ Bohr's orbit, that is r equals to n square h square epsilon 0 divided by pi m e square। हम फिर से एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। सो इट इज r equals to n square h square epsilon 0 divided by pi m e square। तो ये जो इक्वेशन है इन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी में इक्वेशन पुटअप करें यहां पर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा? NH डिवाइडेड बाय 2πm। सो इट इज 2πm इंटू r। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r का वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय πm e स्क्वायर। πm e स्क्वायर हमें भी पता है दैट ये πm e स्क्वायर अब ऊपर चला जाएगा, एंड देयरफॉर v इक्वल्स टू it is NH pi m e square divided by 2πm n square h square और एप्सिलॉन 0। यहां पर हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। यहां पर भी बहुत सारे वीर कटे। यहां पर एक n गया, एक दूसरा n गया, एक h चला गया, एक दूसरा h चला गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, m और m भी कैंसिल हो गया, है ना बेटा। तो अब बचा क्या? सो इट वॉज v इक्वल्स टू, यहां पर सब कटा, इट इज e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2nh एप्सिलॉन 0, 2nh एप्सिलॉन 0। तो इसी को मैं लिख सकता हूं v इक्वल्स टू 1/n और ब्रैकेट के बाहर इट इज e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन 0। तो फिर से एक बार बोहर की मंशा क्लियर होगी। वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मिल गया है, पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट है और बचा है सिर्फ n। और यहां से आपको पता चलता है दैट वेलोसिटी इन द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे न्यूक्लियस से वैसे वैसे n तो बढ़ेगा, बट फिर उसकी स्पीड आहिस्ते आहिस्ते क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये आपके सैटेलाइट की स्पीड के साथ भी ये कॉन्सेप्ट मैच करता है। सैटेलाइट में भी यही होता है, अर्थ से आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे उस ऑर्बिट में घूमने के लिए सैटेलाइट की स्पीड भी जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जैसे आप अर्थ के पास आते हो वैसे ही सैटेलाइट की स्पीड बढ़ जानी चाहिए, अदरवाइज वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ पे क्रैश हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है दैट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द बोहर ऑर्बिट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रिमेंबर n है, n स्क्वायर नहीं है, ठीक है। n स्क्वायर रेडियस के टाइम पे था, वेलोसिटी के टाइम पे सिर्फ n है। सो हम ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1। सो इट इज v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आप लोगों ने ध्यान में रखना, बिकॉज ये आपको एग्जामिनेशन में काम में जरूर आएगा। सो होपफुली आपको रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट ये दोनों कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे अब बोहर और ज्यादा आगे बढ़ गए और उन्होंने सोचा कि चलो अब रेडियस मिल गया है, वेलोसिटी भी मिल गया है, तो एक काम करते हैं एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? एनर्जी इन द बोर्स ऑर्बिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और उन्होंने टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला दिया जो कि इन्हीं फॉर्मूले के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं
एंड दैट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी इन द बोहर ऑर्बिट, है ना। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। देखो बेटा कैसे है, हमने सीखा है कि टोटल एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो पहले हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पता है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी भी पता है, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ऐसे ही है तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। रिमेंबर बेटा, इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है, चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है उससे शुरू करेंगे हम डेरिवेशन को। तो स्टेप नंबर 1 हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस एट दैट ऑर्बिट, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को ही कंसीडर करें तो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन वहां पर अवेलेबल है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्वियसली E इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इट इज E डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला पोटेंशियल का है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक नेगेटिव साइन आ जाती है, हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव है तो एक यहां पर नेगेटिव ले लेते हैं। या फिर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो आप जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, बट आप दूर जा रहे हो तो इसका मतलब है यहां पर आपको नेगेटिव साइन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देयरफॉर हो जाता है दैट देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू ई इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका R यहां पर होगा। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपना पहला स्टेप पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी जो होता है दैट इज एक्चुअली अ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया बेटा, एंड दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या चाहिए अब? अभी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने चले जाता हूं, सेकंड स्टेप, लेट अस गो विथ काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ लोग बोलते सर काइनेटिक एनर्जी तो काफी सिंपल है सर, हाफ mv² ले लीजिए, और v का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मिल गया था आपको। सो ये जो v का फॉर्मूला यहां पर जो हमें मिला था, ये वैल्यू आप वहां पर पुटअप कर दीजिए। बट बेटा इसमें एक दिक्कत है, तब जो फॉर्मेट आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का वो पोटेंशियल एनर्जी के इस फॉर्मेट के साथ मैच नहीं करेगा, और उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि फाइनली आप उसको ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मेट अगर मैचिंग नहीं है तो ऐड करने में दिक्कत आएगी। तो हम ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का जो इसके साथ मैच करे, और उसके लिए क्या स्टेप्स है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा बोहर का पहला पोस्टुलेट है ना। सो फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, फ्रॉम बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, वहां पर एक इक्वेशन आया था, इट वाज mv² डिवाइडेड बाय R इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R²। सही है। हम यहां से ये R और ये R काट देंगे, ठीक है। तो भी R यहां पर बचा हुआ है, एंड देन विल मल्टीप्लाई दिस बोथ साइड्स विद हाफ। सो मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ये करेंगे। तो mv² को अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हाफ mv², और इसको अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R। इक्वेशन नंबर 2। अगर आप गौर से देखो तो यही हाफ mv² एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज दिस हाफ mv²? इट इज अ काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मेट और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मेट मैच कर रहा है। यहां पर भी 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर 8 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर E स्क्वायर बाय R है, वहां पर भी E स्क्वायर बाय R है। इसका मतलब है अब आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हो। सो व्हेन वी गो विथ टोटल एनर्जी, नाउ टोटल एनर्जी इक्वेशन इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सो पुट इक्वेशन 1 and 2 in 3. सो पुट 1 and 2 in 3 अगर हम करते हैं, सो व्हाट इज टोटल एनर्जी? Therefore total energy equals to potential energy. What is potential energy बेटा? It is
1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस यहां पर क्या है, इट इज 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाय आर यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर को अगर हमने कॉमन लिया तो देखो यहां से क्या बचेगा बेटा, -1 बचेगा, -1 प्लस 4 निकाल दिया है बाहर, 2 तो अभी भी बाकी है बिकॉज 4 2s are 8। सो अगर इस 8 को मैं 4 into 2 करता हूं, 4 बाहर ले लिया बट 2 अभी भी बाकी है, सो दैट इज 1/2 आ जाएगा। सो व्हाट इज -1 प्लस हाफ, सही है, -1 प्लस हाफ इज -हाफ। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज -1 अपॉन माइनस हाफ तो है और इधर से ये 4, सो 8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सर टोटल एनर्जी तो मिल गया, अरे मिल गया बेटा, लेकिन मैंने बोला था ना बोहर के इमोशंस क्या बोलते हैं कि ये फॉर्मूला तो ठीक है बट जब हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेरिएबल चाहिए, बाकी कुछ भी हमें वेरिएबल नहीं चाहिए। बट यहां पर आर जो है रेडियस, वो तो अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग होता है, इसका मतलब है सर हमें आर को हटाना पड़ेगा, एग्जैक्टली और इसलिए हम रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट का आर का वैल्यू यहां पर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आर का वैल्यू यहां पर पुटअप करते हैं तो होगा क्या, पे अटेंशन। सो टोटल एनर्जी अभी हमें पता चला था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, इट इज 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और ये माइनस साइन था बट हमें क्या करना है, यहां पर आर की वैल्यू पुटअप करनी है। सो व्हाट इज आर की वैल्यू, आर की वैल्यू का जो फॉर्मूला था इट वाज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई m ई स्क्वायर, है ना। हम रेफर कर लेते हैं एक बार कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो ये था आर का वैल्यू, इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाय पाई m ई स्क्वायर। तो यही वैल्यू एग्जैक्टली हमने क्या किया यहां पर पुटअप कर दिया है, राइट है, राइट। तो अगर ये वैल्यू उठा के हम यहां पर रख देते तो क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब ये आर वैल्यू अगर इधर डाल देंगे तो इट विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई m ई स्क्वायर। अब यहां पर ये पाई और ये पाई जो है वो कटेगा, ठीक है, और अगर ये पाई और पाई कट गया बट बाकी सब कटेगा नहीं। अब यहां पर इन लोग का हो जाएगा सुलह, इन लोग का हो जाएगा मांडवली, और मांडवली में क्या हो जाएगा बेटा, कटेंगे नहीं है, ये m e रेस टू 2 ऊपर जाएगा, e रेस टू 2 विल बिकम -m e रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन 0 विल बी एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर एंड n स्क्वायर। अगर हम इस n स्क्वायर को बाजू में रखें तो ये हो जाएगा देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -m e रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर आएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो इसमें जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो है दैट इज क्लियरली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसीलिए टोटल एनर्जी का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे केस में ये एक्चुअल में फॉर्मूला हो जाएगा इसका कि दैट इज द टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। सो होपफुली आपको समझा होगा कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया है। अब इसी का यूज हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में करेंगे वेव नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ये रहेगा हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए रुकते हैं सिद्धेश सर फैंटास्टिक फिजिक्स में। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।